हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, म्यूचुअल पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। उसमें बेसिक पूरा कवर कर चुके हैं, जितना हम बेसिक यानी कि एक नॉर्मल इंसान को समझ में आ सके कि क्या म्यूचुअल फंड क्या होता है, कितने टाइप का म्यूचुअल फंड होता है, वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग ये कवर करने जा रहे हैं कि अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोगों को किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए, अपनी चेकलिस्ट बनानी चाहिए। ठीक है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक नॉर्मल इंसान भी समझ सकता है। हम लोग इतनी सिंपल भाषा में रखने वाले हैं ताकि जिसको ये फील्ड में नहीं है, फाइनेंशियल फील्ड में, उनके लिए भी ये आराम से समझ सकते, ऐसा हम लोग वीडियो बनाने की ट्राई करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग जाने वाले हैं फाइनेंशियल गोल। ठीक है, कोई भी म्यूचुअल फंड आप जब भी सिलेक्ट करो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए वो म्यूचुअल फंड हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल गोल क्या है। तो किसी का शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म में हम जनरली 1 से 3 साल बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म में 5 से 7 साल के ऊपर बोल सकते हैं, जैसे कि 10 साल 15 साल, वो हम लोग लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म में जैसे कि मुझे कुछ बाई करना है, ये या तो कहीं पे घूमने जाना है अपनी फैमिली के साथ, तो कुछ ना कुछ मुझे अमाउंट चाहिए, तो मैं अभी ये इतनी सैलरी में तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मुझे जाना है अपनी फैमिली के साथ, तो उनके लिए ये एक शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म के लिए किसी को रिटायरमेंट प्लान हो सकता है, किसी का होम खरीदने का हो सकता है, किसी का अपने चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन के लिए इकट्ठा कर सकते हैं, तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म में गिनते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को आपको पता चल गया है। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ फंड, ऑलरेडी हम लोगों ने वो डिस्कस कर लिया है। उसमें रहते हैं इक्विटी फंड, रहता है हाइब्रिड फंड, रहता है इंडेक्स फंड, रहता है सेक्टरल फंड भी रहता है। ठीक है, अभी आप लोगों ने मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लिया है अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से। अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए, फर्स्ट एक बार उसको हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस चेक करना चाहिए कि कंसिस्टेंट रिटर्न कितना दिया है पिछले 3 5 या 10 साल में। मान लीजिए कि 5 साल पुराना है तो 5 साल में उसने कितना रिटर्न दिया है, 10 साल पुराना है तो पिछले 10 ईयर्स में कितना उसने परफॉर्मेंस दिया है, 20 साल पुराना है तो उसके हिसाब से आप लोगों को चेक करना चाहिए कि 20 साल में उसने रिटर्न कैसे दिया। दूसरा, जब भी आप परफॉर्मेंस हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस चेक करो तो ये भी देखना ज़रूरी है कि मार्केट उस वक्त कहाँ पे था, बुल फेज में था या बियर फेज में, यानी कि तेजी वाला मार्केट था या मंदी वाला। तो वो जब भी आप कंसिस्टेंट रिटर्न चेक करो तो ये मैटर आपके लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए कि ये तेजी वाला मार्केट था या मंदी वाला, क्योंकि तेजी वाले मार्केट में हर एक जो फंड रहते हैं वो अच्छा ही परफॉर्म करते हैं, उनकी जो टेस्ट रहता है वो मंदी वाले मार्केट में उन लोगों का टेस्ट रहता है। सेकंड, आप लोगों को कंपैरिजन करना है वही जो आप लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ म्यूचुअल फंड, उसको बेंचमार्क से, यानी कि निफ्टी 50 मान लीजिए कि 10 साल पुराना है, तो मान लीजिए उसने 10 साल में रिटर्न एवरेज 12% दिया है, और निफ्टी 50 ने भी अगर 12 से 40% दिया है तो ठीक है। लेकिन अगर वो म्यूचुअल फंड ने 5 to 6% दिया है तो यहाँ पे आप लोगों को एक बार रिव्यू करना जरूरी है। इसीलिए वो बेंचमार्क जो निफ्टी 50 है उसको कंपैरिजन कीजिए कि निफ्टी 50 पिछले 10 साल में कितना चला है और ये म्यूचुअल फंड 10 साल में कितना चला है। आसपास हो तो ठीक है, ज़्यादा है तो बढ़िया है, लेकिन कम है तो उसको रिव्यू करना ज़रूरी है कि क्यों भाई ऐसा हुआ। ठीक है, सेकंड, पीयर परफॉर्मेंस। मान लीजिए कि आपने कोई इंडेक्स फंड किसी कंपनी का लिया तो वही दूसरी कंपनी का भी आप इंडेक्स फंड चेक कीजिए। हाइब्रिड फंड आप सिलेक्ट कर रहे हो तो दूसरी कंपनी का भी हाइब्रिड फंड आपको चेक करना चाहिए कि उन लोगों ने कैसा परफॉर्म किया है। ठीक है, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि भाई दूसरे लोग को जो दूसरी कंपनी है वो कैसा परफॉर्म कर रही इसी फंड में। ठीक है, तो फर्स्ट आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऐसा आप चेक कर सकते हैं। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं देती है, लेकिन हम लोगों को एक मोटा मोटी व्यू मिल जाता है कि ये फंड कैसा है हमारे लिए, जो हम लोगों ने गोल डिसाइड किए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। ठीक है, सेकंड पर आता है एक्सपेंस रेशियो। ये जनरली ऐसा है, एनुअल फी, हम लोग उस फंड जो मैनेजर है या तो जो कंपनी है उसको हम कितना फ़ी दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। सिंपल भाषा में है,
हम लोग उनको फ़ी देते हैं, हमारा जो फंड है हम जो पैसा देते हैं उसको एडजस्ट करने के लिए, जो हमारा फाइनेंशियल गोल है उसको अचीव करने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ उन लोगों को फीस रूप में देते हैं। उसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। जितना कम एक्सपेंस रेशियो उतना हमारा हायर रिटर्न हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर नॉर्मली आसपास ही रहता है, तो ये इतना मैटर नहीं करता है। लेकिन आप देख सकते हो अगर कुछ आपको थोड़ा बेनिफिट होगा तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, सेकंड आता है कि फंड मैनेजर ट्रैक रिकॉर्ड करना जरूरी है। जो भी हम लोग म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया उसका फंड मैनेजर रहता है, वो आप गूगल पे यार काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, वैल्यू रिसर्च है, वो वहाँ पे आप लोग मनी कंट्रोल है, वहाँ पे आप लोग एक बार देख सकते हो उसका फंड मैनेजर कैसा है। तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना ज़रूरी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, जैसे कि उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसका एजुकेशन कितना है। जब वो मान लीजिए को पहले उसने यहाँ पे काम किया था तो उस फंड में उसका परफॉर्मेंस कैसा था, वो इजीली अवेलेबल है वहाँ पे। हम लोग एक बार फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है रिस्क रिस्क मैट्रिक्स। इसमें एक रिस्क मैट्रिक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा है। स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों को चेक करना है, वो भी वेबसाइट में मिल जाता है। कोई भी फंड मैनेज जो भी रहता है, जैसे कि आप हाइब्रिड पसंद किया या इक्विटी, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन मिल ही जाता है आपको डिटेल। तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसको कैलकुलेशन करना है, हर एक म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है, हर वेबसाइट पे वो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल ही जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या, तो हम लोगों को पता चलता है कि मान लीजिए कि अगर मार्केट आज 2% गिरी, तो जो हमारा फंड है वो 2% से ज़्यादा गिरा है या कम गिरा है। अगर 2% मार्केट गिरा है, 2% हमारा फंड गिरा है, तो मान लीजिए कि वॉलेटिलिटी वाला ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, तो उसको हम लोग थोड़ा कम रखें तो ही अच्छा है। क्योंकि हम लोगों को इंडेक्स जो भी हमारा रिस्क रहता है वो हम लोगों को थोड़ी वॉलेटिलिटी कम रखनी चाहिए, मार्केट के हिसाब से नहीं रहना चाहिए। यानी मार्केट अगर 2% गिर गया तो आपका जो म्यूचुअल फंड है वो भी 2% नेगेटिव दिखा रहा है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। 1% दिखा रहा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब कि वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे कितना होता है। अगर मार्केट 2% ऊपर गया तो आपका फंड भी 2%, तो मार्केट डेविएशन रहता है। तो अपना जो रिस्क है उसके हिसाब से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए कि भाई जो भाई अगर मार्केट मान लीजिए 5 साल परफॉर्म नहीं किया, उस केस में जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए गोल रखा था तो शायद अचीव नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, फिर बीटा आता है। तो हाउ सेंसिटिव द फंड टू मार्केट मूवमेंट, जो मैंने अभी बोला उसको बीटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको डेविएशन और बीटा हमेशा देखना पड़ सकता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, बीटा कितना है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मार्केट के मूवमेंट के साथ ये फंड का मूवमेंट कैसा है। वो हम लोगों को पता चलता है स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा से। फिर तीसरे नंबर पर शार्प रेशियो होता है। शार्प रेशियो में जनरली मैं आपको एक सिंपल पहले तो एक डेफिनेशन दे देता हूँ, रिस्क एडजस्टेड रेशियो। ठीक है, जितना हायर रेशियो उतना बेटर है। मान लीजिए कि आपने 1 रुपीज़ लगाए हैं तो उसमें रिस्क 0.5 है, रिटर्न 1.5 रुपया है, 2 रुपया है, तो उसको क्या बोलते हैं, शार्प रेशियो। अगर शार्प रेशियो ग्रेटर देन 1 है, एक से ज़्यादा है, तो आपका जो रिस्क एडजस्टेड रेशियो है वो अच्छा है, तो यानी कि वो फंड अच्छा है। आपका जो शार्प रेशियो है वो एक से ज़्यादा ही होना चाहिए, ताकि मैं जब भी 1 रुपये पर रिस्क लेता हूँ तो कम से कम वो मुझे 2 रुपया तो बना के दे एटलीस्ट। ठीक है, और इक्वल टू 1 है तो मैं उसको बोलता हूँ इक्विवेलेंट है। मैंने 1 रुपया रिस्क लगाया है, 1 रुपया मैं प्रॉफिट के लिए जा रहा हूँ। अगर इक्वल है यानी कि बराबर है, शार्प रेशियो मेरा 1 है, तो जो मैं रिटर्न के लिए जा रहा हूँ तो रिस्क भी मुझे रखना पड़ेगा। तो 1 रुपया रिस्क पे मैं 1 रुपया कमा रहा हूँ, तो यही है शार्प रेशियो। अगर लेस देन 1 है, एक से नीचे है, तो वो पुअर रिस्क है। मान लीजिए कि मैं 1 रुपया कमाने जा रहा हूँ और 2 रुपया रिस्क ले रहा हूँ, तो वो आप अवॉइड करना चाहिए। तो हमेशा ट्राई कीजिए कि शार्प रेशियो आपका 1 से ज़्यादा ही होना चाहिए उस फंड का। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो वो बहुत ही बेकार फंड है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें क्या है कि आप जो वहाँ पे कुछ कमा ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ रिस्क ले रहे हो, उसका मतलब यही है। ठीक है, फिर इसमें क्या रहता है कि
कैलकुलेशन एक रहता है कि मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एनुअल रिटर्न वो 12% देता है, ठीक है। रिस्क फ्री रेट कितना है कि भाई 5% है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जैसे हम लोगों ने पहले बात किया वो 10% है। तो जो आपका एनुअल रिटर्न है उसको माइनस कीजिए रिस्क फ्री रेट्स के साथ, फिर जो भी निकलता है उसको डिवाइड कीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा आता है तो अच्छी बात है, इक्वल आता है तो ठीक है कि 1 रुपये के सामने आप 1 रुपया रिस्क ले रहे हो, लेस देन है तो मेरे हिसाब से उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अभी चलते हैं AUM क्या है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। क्यों कोई भी फंड रहता है उसका AUM आपने पढ़ा ही होगा, यानी कि उसके पास कितने लोगों ने पैसे डाले, वैल्यू ऑफ एसेट मैनेज बाय फंड। यानी कि जो फंड आप जो भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करोगे तो उसका क्या रहता है कि उसके पास कितना पैसा है, कितने लोगों ने पैसा लगाया, कितने जितना बड़ा अमाउंट, तो उसमें क्या रहता है कि इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है म्यूचुअल फंड में उसको भरोसा ट्रस्ट ज़्यादा है, क्योंकि उसका AMU बड़ा है, जिसका कम तो यानी कि जो सेंटिमेंट है पब्लिक जो डाल रही है वो कम है, ठीक है। यानी कि ज़्यादातर पॉपुलर नहीं हो सकता है, यानी कि एक रीज़न ये भी हो कि अगर पॉपुलर नहीं है तो AMU छोटी होगी, अगर ज़्यादा पॉपुलर है तो स्वाभाविक रूप से इसकी AUM ज़्यादा ही होने वाली है। लेकिन हाँ, जनरली अगर ये क्या इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस AUM ज़्यादा है तो इन्वेस्टर जो हम और आपके जैसे जो म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है, तो आपको AUM चेक करना भी ज़रूरी है। लेकिन AUM ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा ही परफॉर्म करेगा, ठीक है। वो एक इंडिकेशन देता है कि हाँ इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है, लेकिन साथ में उनका जो एक फेस करना पड़ता है चैलेंजेस वो भी ज़्यादा है, क्योंकि डाइवर्सिफाइड बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पैसे को संभालना भी दिक्कत वाला काम है। क्योंकि जब लोग निकलते हैं तो मान लीजिए मार्केट गिर रहा है, कुछ परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो सबसे ज़्यादा AUM वाले फंड में से ही पैसा निकलने वाला है, ठीक है। उसमें एक कॉमन सेंस वाली बात है। तो AUM में आप जा सकते हो कि कितना अमाउंट है उस फंड के पास, यानी कि कितने लोग ने कॉन्फिडेंस दिखाया है, ये पता चलता है AUM से, ठीक है। फिर हम लोगों को एग्जिट लोड कितना है, मान लीजिए कि अभी तो टैक्स है तो अगर 1 साल के ऊपर है तो कुछ 10 से 12% लेता है, अगर 1 साल के अंदर है तो 15% है। उनका एग्जिट लोड में और क्या क्या चार्जेस इंक्लूडेड वो भी चेक करना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो आप लोगों को जो भी चार्जेस है वो आप लोगों को नोट डाउन करने हैं। आप जो भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया उसका एग्जिट लोड में कौन कौन से चार्जेस है वो हम लोगों को चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट मोड हम लोगों को, तो हम लोगों को SIP में जाना है। SIP आप लोगों को पता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। और दूसरा होता है लमसम, यानी मैं एक साथ इकट्ठा एक पैसे डालता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास अभी 1 लाख रुपीज़ है, मैं एक साथ 1 लाख रुपीज़ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ किसी गोल के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं लमसम। मैंने एक साथ पैसा डाला तो उसको लमसम बोलते हैं। SIP यानी कि हर महीने 1000 या 2000 5000 जो भी आपके हिसाब से अमाउंट आप डालते हैं म्यूचुअल फंड में हर महीने थोड़ा थोड़ा, उसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, उसको SIP बोलते हैं। काफ़ी ये फेमस वर्ड है, सबको पता ही है। तो आपको ये भी डिसाइड करना है कि मुझे कैसे जाना है, इसमें लमसम में जाना है या SIP के थ्रू द्वारा जाना है, तो ये भी आप लोगों को डिसाइड करना चाहिए। फिर उस फंड का जो पोर्टफोलियो एलोकेशन क्या है वो चेक करना चाहिए, जैसे कि सेक्टर में कितना है, स्टॉक सिलेक्शन में कैसे किया है, इक्विटी में कितना है, गोल्ड में कितना है, वो आपको पता होना चाहिए। जब भी आप गोल डिसाइड करो तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे इतना परसेंटेज रिटर्न चाहिए गोल अचीव करने के लिए, तो उसके हिसाब से आप लोगों को वो फंड सिलेक्ट करना चाहिए। उस फंड में कैसा पोर्टफोलियो एलोकेशन है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादातर क्या रहता है कि गोल्ड, डेट और बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट रहता है। शॉर्ट टर्म में प्योरली 80 से 90% वो लोग इक्विटी में ही डालते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे गोल के हिसाब से पोर्टफोलियो एलोकेशन उस फंड का कैसा है,
कौन से सेक्टर में उन लोगों ने डाल के रखा है वो आप लोगों को इजीली अवेलेबल है। ये मार्केट में गूगल पे आप सर्च करोगे तो वो पूरा फंड का आप लोगों को ओवरव्यू मिल जाता है। पोर्टफोलियो एलोकेशन क्या है वो आप सबको पता चलता है, आराम से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना परसेंटेज है तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर लिक्विडिटी, जैसे कि मेरा 3 साल का गोल था, मैंने अचीव कर लिया या तो अचीव नहीं हो पाए, जो भी है, अभी मुझे वो पैसा चाहिए। तो जैसे तो मैंने बेचा, तो बेचने के बाद मैं कितने समय में बेच रहा हूँ और कितने समय के बाद मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, कितनी आसानी से आप बेच सकते हो वो फंड को, क्योंकि ये भी होना चाहिए। मान लीजिए कुछ ऐसा फंड है जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी नहीं मींस के आपको अभी बेचना है लेकिन आप 1 हफ्ते या 15 दिन के बाद बेच रहे हो, तो वो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको लिक्विडिटी पता होनी चाहिए कि उस फंड में कैसे है। जैसे मुझे आज पैसों की ज़रूरत है तो मुझे आज बेचना है वो फंड, या तो मेरा गोल अचीव हो गया, अभी मुझे फंड बेचना है, तो आप आज फ़ोन किया और आपका सेल हो जाना चाहिए, ना कि 10-15 दिन के बाद होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लिक्विडिटी आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि लिक्विडिटी का मतलब क्या है। तो लिक्विडिटी का मतलब है आप कितने आसानी से वो फंड को बेच सकते हो। ठीक है, अगर मैंने लिया फिर मैं 1 महीने तक नहीं बेच पाया, मुझे बेचना है लेकिन मैं बेच ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि सामने कोई बायर नहीं मिल रहा है। अगर जब तक बायर नहीं मिलेगा तब तक मैं बेच नहीं पाऊंगा, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। तो आराम से मैं बेच सकता हूँ, एंट्री भी ले सकता हूँ, एग्जिट भी आसानी से मेरी होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, फिर फंड रेटिंग, जो भी आप लोग म्यूचुअल फंड उसमें बाई या परचेस के लिए सोच रहे हैं तो उसका फंड रेटिंग आपको चेक करना जरूरी है। क्राइसिल है, वैल्यू रिसर्च है, काफ़ी वेबसाइट अभी तो मार्केट में अवेलेबल है, तो उसका रेटिंग भी हम लोगों को पता चल जाता है। तो म्यूचुअल फंड रेटिंग हम लोग एक ऐड कर सकते हैं, मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपने ये सब चेक कर लिया तो आपको आराम से पता चल ही जाएगा कि भाई ये मेरे लिए म्यूचुअल फंड सही है या नहीं है, वो आपको तभी पता चल जाएंगे। जैसे हम लोगों ने काफ़ी सारे पॉइंट उसमें कवर कर चुके हैं। तो फिर भी अगर आप एडिशनल ऐड करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड रेटिंग्स है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। जितना अच्छा रेटिंग उतनी अच्छी बात है। तो हम लोगों ने काफ़ी इसमें कवर कर लिया है, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो क्या है, इन्वेस्टमेंट मोड कैसा होना चाहिए, पोर्टफोलियो एलोकेशन उस फंड का कैसा है, फिर फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या है, फिर हमने बीटा स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखा, फिर हमने शार्प रेशियो क्या है, शार्प रेशियो कैसे मेज़र करना है, कैसे हम लोग उसका यूज़ कर सकते हो, अगर 1 है तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 है तो क्या होता है, लेस देन 1 होता है तो क्या होता है, नेगेटिव होता है तो क्या, वो हम लोगों ने पूरा चेक किया। इन्वेस्टमेंट हमारा कैसा होना चाहिए, एग्जिट लोड, इसके साथ AUM क्या है होता है वो हम लोगों ने देखा। तो काफ़ी हम लोगों ने इस पार्ट 2 में कवर कर चुके हैं। तो जिसको भी नहीं पता है कि म्यूचुअल फंड, तो मेरे हिसाब से ये वीडियो के बाद उसको आसानी से पता चल सकता है कि इसमें हम लोग कौन कौन सी बात का ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। पहले तो आपको अपना फाइनेंशियल गोल पता होना चाहिए कि मैं म्यूचुअल फंड में क्यों पैसा डालूं, कितने साल के लिए, और मेरा गोल क्या होना चाहिए, ताकि मैं आराम से वो गोल अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये सब सारा आता है, कौन सा फंड सिलेक्ट करना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो क्या है, फंड मैनेजर, ट्रैक रिकॉर्ड, ये सब बाद में रहता है। ठीक है, तो काफ़ी आप लोगों को जानने को मिल गया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।